हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में वैसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 का चैप्टर 2 लाए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनने की संभावना बनती है। ठीक है, और लास्ट में हम इसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नया है प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीपीएससी की 4.0 की जो है आप लोग की तैयारी कराई जाती है और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है हर एक विषय के साथ। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 भूगोल का, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ये कक्षा 7 का है एनसीईआरटी बुक, ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा बना जाता है। इसमें आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील गिरह है। पृथ्वी एक क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के अंदर और बाहर जो है लगातार क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आप जो है कभी ये सोचे हैं कि पृथ्वी जो है किन से बना है, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थ से बनी होती है? तो इस प्रश्नों का जो है उत्तर हम जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को उठाता है। यहाँ पे यह देखिए, विश्व के सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा, विश्व के सबसे गहरी खान जो है कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। यहाँ पे जो है तेल की खोज के लिए जो है इंजीनियर लगभग 6 किलोमीटर तक जो है गहराई को पृथ्वी को खोज चुके थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो केवल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना क्या है? खोदना होगा। यानी कि कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो एक क्या है? असंभव है, लेकिन आपको पृथ्वी के सतह से 6000 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना किलोमीटर? 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। इसके लिए आपको समुद्र के सतह से ही जाना होगा, जहाँ पे आपको 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तभी आप जो है पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं और ऊपरी भाग को परपट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के 3 पार्ट होते हैं। आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों की से बनी होती है। यदि हम बात करें प्याज का, तो प्याज जो है कई क्या है? ऊपरी सतहों से घिरा होता है। जैसे जैसे हम उसको खोलते जाते हैं तो वैसे उसके आंतरिक संरचना में पहुंचते जाते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी का जो बाहरी भाग है उसको हम लोग परपट्टी कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग परपट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी परत को, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपट्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। यह प्रायद्वीपीय सहित 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यदि हम बात करें तो यह महाद्वीपीय सतह से 35 किलोमीटर है ना, महाद्वीपीय सतह से ये कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह से ये केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो है आपका सबसे पहला जो है आपका, यदि बात करें परपट्टी, तो परपट्टी में 2 तरह के खनिज पाए जाते हैं, एक सिलिका और एल्युमिनियम। इसको याद रखिएगा, सियाल। ठीक है, तो सियाल जो है आपको याद रखना है। तो सिलिका और एल्युमिनियम, है ना, सिलिका और एल्युमिनियम, ये 2 जो है आपका पाया जाता है। किसमें? परपट्टी में 2 तरह के खनिज पाए जाते हैं, सिलिकन और एल्युमिनियम खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सीएल कहते हैं। जिसे सी का मतलब सिलिका हो गया, एल का मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर के परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। यदि हम बात करें कि
अगर हम बात करते हैं महासागर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी बनी होती है मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी में कहते हैं, यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे बाहरी प्रॉपर्टी है ना, सबसे बाहरी भाग सतह को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, जो दो खनिज से मिलकर बनी होती है, सियाल है ना, सिलिकॉन और आपका एल्युमिनियम, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। इसकी जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी जो आपका प्रॉपर्टी के बाद जो हम लोग का भाग निकलता है वो होता है मेंटल, है ना। पृथ्वी के बीच वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। इसका जो है गहराई कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, यदि हम बात करें तो पृथ्वी का ये बाहरी भाग जो है आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, और इस भाग को हम लोग कोर कहते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। और इसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बीच वाला भाग आपका कहलाएगा मेंटल कहलाएगा, जिसकी जो है गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। इसके सबसे आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यदि हम बात करें कि आंतरिक भाग जो होती है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, कोर की त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्यतः निकेल और लोहा से बनी होती है, इसे हम लोग नीफे कहते हैं। निकेल और फेरस केंद्र है, केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब सबसे उच्च होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे केंद्र वाले भाग जिसको हम लोग कोर कहते हैं, कोर का जो है तापमान और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो है सबसे अधिक होता है। यानी कि परपट्टी, भूपट्टी और कोर में कोर का टेम्परेचर और प्रेशर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के 3 भाग हैं, सियाल हो गया एक, मतलब परपट्टी, उसके बाद मेंटल और आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। सियाल में पाया जाता है आपका सिलिकॉन एल्युमिनियम, उसके बाद आपका पाया जाता है आपका बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं, जिसे हम लोग सीमा कहते हैं, और आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, जिसे हम लोग नीफे कहते हैं। यदि हम बात करें कि पृथ्वी का, अगर हम लोग संरचना का बात करते हैं, इसको समझने के लिए इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी का एक पार्ट है जिसमें सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, परपट्टी, यानी कि इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये का भाग क्या हो कहलाएगा, परपट्टी। ठीक, उसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहेंगे। ठीक है, और आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर कहते हैं। परपट्टी है ना, परपट्टी यानी कि ऊपरी भाग को हम लोग परपट्टी कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग परपट्टी कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर कहते हैं। इस भाग में यदि हम बात करते हैं, इस भाग में तो परपट्टी वाले में क्या पाया जाता है, सियाल, याद रखिएगा, सियाल। सियाल इस भाग में क्या पाया जाता है, सियाल। सियाल, सीमा, नीफे, 3 ठो याद रखिएगा, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नीफे, नीफे का मतलब Na और Fe। तो याद रखिएगा सियाल, सीमा, नीफे। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, किस भाग में, परपट्टी वाले भाग में, ऊपरी भाग में। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल वाले भाग में, बीच वाले भाग में। और सबसे आंतरिक भाग में क्या पाया जाएगा, कोर में नीफे, यानी कि निकेल और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। यदि हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है 1% हिस्सा ही परपट्टी यानी कि कोर है, सबसे बाहरी परत है। 84% मेंटल है, 84% आपका मेंटल है। 15% हिस्सा जो है क्या है, कोर है। जबकि 15% हिस्सा हम बात करें तो वो क्या है, आपका कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कभी कभार एग्जाम में आपका पूछ देता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 याद रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। सेल एवं खनिज, इसके बारे में समझते हैं कि यानी कि सेल मतलब चट्टान हो गया, और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी का जो परपट्टी होता है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है, अनेक प्रकार के चट्टानों से बनी होती है।
पृथ्वी के परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो परपट्टी है, जिस पदार्थ से, जिस खनिज पदार्थ से बनी होती है, जिस पिंड से बनी होती है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। यानी चट्टानें जो होती है वो अलग अलग रंग, अलग अलग आकार एवं अलग अलग गठन से हो सकती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि सेल जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होता है अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। अग्नेय सेल को हम लोग इनियस सेल भी कहते हैं, सेडिमेंट्री सेल और मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। तो मुख्य रूप से सेल जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है। यदि हम बात करते हैं कि द्रवित मैग्मा क्या आता है, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ कई सालों तक जमे रहते हैं, तो जब वह पृथ्वी से बाहर निकलते ज्वालामुखी के रूप में, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। यदि वो मैग्मा पदार्थ अगर द्रव रूप में होता है, पृथ्वी से जो निकलता है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर से जब मैग्मा पदार्थ निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है, द्रवीय रूप में निकलता है। और ये जो है पृथ्वी पर आकर जो है क्या हो जाता है, ठोस रूप ले लेता है ठंडा होकर। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार के बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। याद रखिएगा कि मैग्मा द्वारा, द्रवित मैग्मा द्वारा ठंडा होकर जो सेल बनता है उसे हम लोग अग्नेय सेल कहते हैं। यानी अग्नेय सेल का निर्माण कहाँ से होता है, तो अग्नेय सेल का निर्माण आपका मैग्मा से, यानी कि आपका किस में होता है, मैग्मा से होता है। याद रखिएगा, इन्हें हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग प्राइमरी सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक होता है अंतभेदी सेल और एक होता है बाह्यभेदी सेल। यदि हम बात करें कि आपका अग्नेय सेल, ठीक है, तो अग्नेय सेल भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा अंतभेदी सेल और एक होगा बहिर्भेदी सेल। अब इसको हम समझते हैं कि अंतभेदी सेल और बहिर्भेदी सेल क्या होता है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि यदि आप ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, तो उसकी आप कल्पना कीजिए। ठीक है, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। यदि हम बात करें कि वो पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, और ये क्या होता है, लाल द्रवित एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर कहाँ जाता है, सतह पर आ जाता है। यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, जो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और यही मैग्मा आपका पृथ्वी पर आकर जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसे हम लोग अग्नि चट्टान कहते हैं। परपट्टी के इस प्रकार से बने सेल को हम लोग बहिर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाती है उसे हम लोग बहिर्भेदी सेल कहते हैं। इस संरचना में बहुत महीन दानों वाली होती, जैसे बेसाल्ट। तो याद रखिएगा, बेसाल्ट एक अग्नि चट्टान है, उस पर भी ये एक बहिर्भेदी अग्नि चट्टान है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। यदि हम बात करें दक्कन का पठार, जिसे हम लोग महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, तो ये जो है एक बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है, यानी अग्नि चट्टान से बनी होती है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। यदि हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि द्रवित मैग्मा जो होती है वो पृथ्वी के अंदर है ना, यानी भूपट्टी के अंदर जो है गहराई में ही वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वहीं वो ठोस बन जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेलों को अंतभेदी अग्नि सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसे हम लोग अंतभेदी अग्नि सेल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस बनता है तो उसे हम लोग बहिर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। तो बहिर्भेदी अग्नि सेल के उदाहरण कौन हो गया, तो वो हो गया बेसाल्ट चट्टान, जो दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान आपका अग्नि सेल तो है ही, उसके साथ साथ आपका बहिर्भेदी अग्नि सेल भी है। अंतभेदी सेल धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों के रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल के एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रेनाइट क्या है। तो ग्रेनाइट एक अग्नि सेल तो है ही, यानी अग्नि चट्टान तो है ही, उसके साथ साथ ये आपका
अंतभेदी अग्नेय सेल है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर ही द्रव को ठंडा के रूप में परिवर्तित कर देता है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है उसे हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो मसालों तथा दानों का चूर्ण जो बनाया जाता है उसमें जो घर्षण उत्पन्न होता है पत्थर, उसे वो ग्रेनाइट चट्टानों से ही बनता होता है। तो याद रखिएगा बेसाल्ट, आपका याद रखना है बेसाल्ट सेल और आपका ग्रेनाइट सेल, ये दोनों अग्नेय सेल है। उस पर भी बेसाल्ट सेल जो है वो बहिर्भेदी है और ग्रेनाइट जो है वो अंतभेदी है। तो अग्नेय सेल के दो प्रकार हो गया, एक हो गया बहिर्भेदी अग्नेय सेल और अंतभेदी अग्नेय सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो होता है ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाता है जिस पर ध्यान बच्चों का नहीं जाता है। तो आप लोग अधिक से अधिक यहाँ साइड वाले चीज़ों को अधिक से अधिक पढ़ें जो कलर में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक पूछता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेलों की परतों पर दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेल लुढ़क कर चट्टान तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो इन छोटे कणों को हम लोग अवसाद कहते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, अवसाद कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें अग्नि, ठीक है, तो अग्नि जो चट्टानें होती है, अग्नि चट्टानें जो होती है जब टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटती है तो वो बन जाता है अवसाद। वो क्या बनेगा, अवसाद बन जाता है, ठीक है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्रीय अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बना लेते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जब ये अवसाद जो है ना, दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं तो इस सेल को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, रेत के दानों से बना होता है। यदि हम बात करें बलुआ पत्थर जो होता है वो रेत के दाने से बना होता है, जो एक अवसादी चट्टान है। याद रखना है बलुआ पत्थर कैसा है, अवसादी चट्टान है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेल में रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों में रहते हैं, इन सेलों में ये रहते हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये इसमें, यानी कि अग्नेय, अवसाद और एक हो गया आपका कयांत्रित, है ना, तीन तरह का चट्टान है, ठीक है। यदि हम बात करें कि आपका अग्नेय हो गया, अवसादी हो गया और एक कयांत्रित हो गया, ठीक है। तो कयांत्रित चट्टानों का बात करते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों में जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, तो जीवाश्म आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन दे देगा, अग्नि दे देगा, अवसादी दे देगा, कयांत्रित दे देगा। तो आप लोग अवसादी में टिक मारना है। पूछेगा कि सेलों के पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जंतुओं कौन से चट्टान में पाए जाते हैं जो जीवाश्म के रूप में हो सकते हैं, तो वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि तथा अवसादी सेल उच्च दाब एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अग्नि तथा अवसादी सेल का तापमान उच्च होता है और प्रेशर भी उच्च होता है तो ये कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, तो ये क्या है, आपका कयांत्रित सेल है जो परिवर्तित रूप है किसका, अग्नेय और अवसादी का। यानी अग्नेय से अवसादी बनता है, अग्नेय और अवसादी से मिलकर जो है कयांत्रित चट्टानें बनती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि अग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण, तो अग्नेय चट्टान के बेसाल्ट और ग्रेनाइट हो गया। अवसादी चट्टान का कौन हो गया, तो बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दाने हो गया। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण कौन हो गया, तो संगमरमर हो गया और स्लेट हो गया। तो ये कयांत्रित चट्टान के उदाहरण है। तो उदाहरण आप लोग को याद रखने हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्कल है जो एक दूसरे से परिवर्तित होते रहता है। जैसे अगर हम बात करें अग्नि, तो अग्नि चट्टान से जो है, अग्नि चट्टान से क्या बनता है, तो अग्नि चट्टान से बनता है अवसादी चट्टान बनता है, ठीक है। तो अवसादी चट्टान से फिर क्या बनता है, तो अवसादी चट्टान से कयांत्रित चट्टानें बनती है, ठीक है।
टूटने फूटने और उच्च दाब और उच्च प्रेशर से जो है, उच्च दाब और उच्च तापमान से जो है आपका कायांतरित चट्टानें बनती है। तो ये जो है आपका सर्कल चलते रहता है, अग्नेय से अवसादी बनता है, फिर अवसादी से कायांतरित चट्टानें बनती है और कायांतरित चट्टानें के टूटने फूटने से अग्नि चट्टानें बनती है। ठीक है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चट्टानें जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो कठोर चट्टानें होती है उसका उपयोग सड़क बनाने के लिए, घर में बनाने के लिए और इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबट्टी, स्टूप और या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी ले सकते हैं। यानी चट्टानों का प्रयोग हम लोग खेलों में भी कर सकते हैं, अलग अलग है ना। पत्थर का प्रयोग जो है, गिट्टी, 7 पत्थर, ये सभी जो है खेलते थे, आप लोग पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनेक स्मारकों का एक चित्र एकत्रित करके आप सेलों से बड़े चित्र एकत्रित कर सकते हैं। जैसे आप यदि हम बात करें तो लाल किला, ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और आप बताइए कि कमेंट में कि लाल बलुआ पत्थर जो है वो किस तरह की चट्टानें हैं, अग्नेय है, अवसादी है या कायांतरित चट्टान है। ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है, तो सफ़ेद संगमरमर जो है किस प्रकार का चट्टान है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अभी हम बताए भी हैं पहले, तो आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट में ज़रूर दें। तो लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है और संगमरमर जो है सफ़ेद संगमरमर जिससे ताजमहल बना हुआ वो किस प्रकार के चट्टान है, आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ये आप लोग को पता होना चाहिए कि चट्टानों में चक्र होता है। अभी हम बताएं जैसे अग्नि चट्टान अवसादी बनाती हैं, है ना, टूटने फूटने से। फिर अवसादी चट्टानें जो होती है उच्च दाब और उच्च तापमान पर जो है कायांतरित चट्टानें बनाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जब एक चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग चट्टान परिवर्तन यानी सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि द्रवित मैग्मा जो होती है वो ठंडा होकर क्या बना जाता है, अग्नि सेल बनाता है, जो सबसे पहला होता है। ठीक है, ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है, जो दूसरा हो गया। ठीक है, सबसे पहले द्रवित मैग्मा बाहर निकलकर ठोस रूप ग्रहण करता है, वो अग्नेय सेल हो गया, अग्नि चट्टानें हो गया, जो सबसे पहले निर्माण होता है। उसके बाद जब अग्नि चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, यानी अग्नि चट्टान से अवसादी चट्टान बनता है। और ताप और दाब के कारण ये अग्नि और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाता है। और जब अवसादी और अग्नि चट्टानें उच्च ताप और उच्च दाब में परिवर्तित होकर किस में बदल जाता है, कायांतरित सेल में बदल जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। फिर ये पुनः पिघल कर क्या बन जाएगा, द्रवित मैग्मा बन जाएगा। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अन्य अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है और ये चक्र जो है आपका चलते रहता है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि चट्टानों का चक्र यानी सेल चक्र किस प्रकार से चलता है, इसको हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से मैग्मा का निर्माण होता है, यानी पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो है पृथ्वी की बाहरी सतह पर निकलता है, जो द्रवित रूप से निकलता है और बाहर जो है ये ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। और ये मैग्मा जो है पृथ्वी पर आकर जो है सबसे पहले कौन सा चट्टान का निर्माण करता है, अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि मैग्मा जो है द्रवित मैग्मा ठोस होकर पृथ्वी की सतह पर आकर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आकर जो है जिस चट्टान का निर्माण करता है वो अग्नि चट्टान का निर्माण करते हैं, जो पहला हो गया। अब अग्नि चट्टान जो है वो क्या होता है, टूट फूट कर किस में बदल जाता है, अवसादी चट्टान में बदल जाता है। यानी अग्नि चट्टान से क्या बनेगा, अवसादी चट्टान बनेगा। ठीक है, अब अवसादी चट्टान जो है फिर उच्च ताप और उच्च दाब में बदल कर किस में बदल जाता है, तो वो अवसादी सेल यानी अवसादी चट्टान बनता है। और अवसादी चट्टान से फिर क्या बन जाता है, वो कायांतरित सेल में बदल जाता है। तो ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका अग्नि सेल, फिर अवसादी सेल बनता है और कायांतरित सेल बनता है। और कायांतरित सेल जब उच्च ताप और उच्च दाब मिलता है तो फिर वो किस में बदल जाता है, मैग्मा में बदल जाता है।
तो आप लोग को ये चक्र जो है पता होना चाहिए कि मैग्मा से अग्नि सेल, अग्नि सेल से अवसादी सेल और अवसादी सेल से क्रांतिज सेल, फिर मैग्मा, मैग्मा से फिर अग्नि, इस तरह से जो है चक्र चलते रहता है। इसे हम लोग सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल चक्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है यह समझ में आ गया। ठीक है, अब है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। यदि हम बात करें कि चट्टानें जो होती है वो कई प्रकार के खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज जो होती है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये तीनों क्या है? ईंधन है। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों क्या है? क्या है? ये तीनों जो है एक ईंधन है। ठीक है, इनका उपयोग उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। इसका उपयोग जो है उद्योगों में, औषधि, उर्वरक आदि इन सभी चीज़ों में भी जो है हम लोग क्या करते हैं? खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखें, जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर था, जो हम लोग बात करते थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाने। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी का ये एक टुकड़ा है, इसके बाहरी भाग, इसको हम लोग अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये बाहरी परत, इसको बाहरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला भाग को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका ये भाग जो है गया, ये आपका भाग क्या कराएगा? मेंटल कहलाता है। ये वाला भाग जो आपका क्या कहलाएगा? मेंटल कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो भाग कहलाता है, ये आंतरिक वाला भाग जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कोर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहली परत जहाँ से एग्जाम में पूछता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं। और सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना है क्रस्ट में क्या पाया जाता है? तो क्रस्ट में सियाल, सियाल का मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है? तो सियाल, सीमा, सीमा का मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद कोर वाले भाग में क्या पाया जाता है? नीफे, नीफे का मतलब हुआ निकेल प्लस आयरन। तो ये तीन याद रखना है, सियाल हो गया, फिर सीमा हो गया और लास्ट में नीफे, ये तीन याद रखना है। ठीक है, और पृथ्वी में जो है अगर हम लोग बात करते हैं चट्टान, तो चट्टानें तीन था। एक अग्नि चट्टान था, ठीक है, अग्नि चट्टान था। फिर उसके बाद अग्नि चट्टान से किसका निर्माण होता था? अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। फिर अवसादी चट्टान से किसका निर्माण होता है? कायांतरी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, कायांतरी चट्टान का निर्माण, और कायांतरी चट्टान से फिर किसका निर्माण होता है? मैग्मा का, और मैग्मा से फिर किसका निर्माण होता है? अग्नि चट्टान का। तो इस तरह से जो है चट्टानों का चक्र ये चलते रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द्रवित मैग्मा से बने सेल, जो द्रवित यानी कि द्रवित मैग्मा से बने सेल को हम लोग अग्नि सेल कहते हैं, यानी पहला। ठीक है, डायरेक्ट यानी द्रवित मैग्मा जब ठोस रूप ग्रहण करता है तो सबसे पहला अग्नि बनाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। ठीक है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो ये खनिज के उदाहरण है। यानी सोना हो गया, पेट्रोलियम और कोयला जो किसके उदाहरण है? वो खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होता है उसे हम लोग अवसादी कहते हैं। याद रखिएगा, अभी हम बताए थे कि जीवाश्म वाला भाग जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी, कायांतरित और अग्नि में। तो अवसादी में आपका जीवाश्म वाले भाग पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? तो परपट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत यानी सबसे बाहरी पतली परत को हम लोग परपट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भूगोल का चैप्टर दूसरा देखें, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बुक का था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर 3 को आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।